बिम्स्टेक सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, क्षेत्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना अनिवार्य, सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बिलासपुर के 2 विद्यार्थी भी होंगे शामिल। और भिलाई इस्पात संयंत्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिल्पकला पर राष्ट्रीय कार्यशाला का हो रहा है आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का सेतु बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग विश्व के मौजूदा परिदृश्य में सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप के हाल के घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और अधिक सक्रिय करना अब महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से अछूता नहीं रह सकता। श्री मोदी ने यह भी कहा कि बिम्स्टेक समूह की संस्थागत रूपरेखा मजबूत करने के लिए ही इसका चार्टर अपनाया जा रहा है। बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय को लिखेंगे। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुशल नेतृत्व दिया है। सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में से हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारे लोग अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डेवलपमेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देना भी अनिवार्य हो गया है। एक्सेलेंसीज, आज हमारे बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया जा रहा है। एक संस्थागत आर्किटेक्चर की ओर हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक सचिवालय की क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया ताकि ये सबकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस सचिवालय का संस्थागत बजट बढ़ाने के लिए $10 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। सन 1997 में स्थापित बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र सरकार के 47,68,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर्स भी मिलेगा। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी सन 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 31%
महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन और महंगाई राहत को मूल पेंशन के 31% की मौजूदा दर से 3% बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। ये मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और केंद्रीय पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 9,544 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि लाखों लोगों ने अपने अमूल्य विचार और अनुभव साझा किए हैं। इस योगदान के लिए उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 1 अप्रैल को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काफी उत्साहित हैं। प्रदेश के बिलासपुर रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 छात्रों को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से चर्चा के लिए चयनित भी किया गया है और ये बच्चे भी अपने चयन को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। बच्चों में हमारा चयन हुआ। अब 1 अप्रैल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो किस तरह से आपने इस चयन प्रक्रिया में भाग लिया? इसके लिए ऑनलाइन चयन प्रक्रिया हुई थी। हमने अपना नाम भरा था और उसके बाद मैं तो भूल ही गया था कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर बाद में स्कूल की तरफ से हमें जानकारी मिली कि हमारा चयन हुआ है, तो आज यहाँ पे लगता है मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे को मौका मिला प्रधानी से बात करने का मौका। और क्या जहन में है, किस तरीके से क्या पूछेंगे आप उनसे? कुछ जहन में है? हाँ, मैं परीक्षा पे चर्चा मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। और इस बारे में रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य के मिश्रा ने बताया कि आगामी 1 अप्रैल को आयोजित होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए सीबीएसई द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में निबंध लिखने के लिए कहा गया था और इसी के आधार पर स्कूल के श्रीधर शर्मा और मनीष शाही का चयन हुआ है। सारे बच्चे, टीचर्स, पेरेंट बहुत लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। उसमें कई टॉपिक थे। उस टॉपिक पर 500 वर्ड में, 700 वर्ड में, 1000 वर्ड में कुछ ऐसे लिखना था। उसी के आधार पर वो लोग फिर वहाँ से चयन किए हैं। टॉपिक बहुत डिफरेंट टॉपिक थे। कुछ परीक्षा से रिलेटेड थे, कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड थे, कुछ फ्यूचर प्लान से रिलेटेड थे, कुछ कैरियर से रिलेटेड, कई टॉपिक थे। उसमें किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना था। आपको बता दें कि आगामी 1 अप्रैल यानी कि परसों प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों के सवालों के जवाब देने वाले हैं। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से बच्चे वर्चुअली रूप से भी जुड़ेंगे। और प्रदेश की खबरों में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वनकर्मियों के हड़ताल और जंगलों में लगी आग के बाद वनकर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कल बैठक की। रायपुर में हुई इस बैठक में वन मंत्री ने वन कर्मियों की मांगों को जायज ठहराया है और उनकी अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन वन कर्मियों का कहना है कि जब तक लिखित में आदेश नहीं मिल जाता तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं वन मंत्री ने कहा है कि वन कर्मियों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर कैबिनेट की सहमति जरूरी होती है। बैठक हुई है और उनके सभी मांगों को समझने के बाद कुछ एक मांग तो ऐसे हैं कि वो परिक्रात्मक प्रक्रिया में त्रुटि के कारण रुका हुआ है। तो अधिकांश मांगे मानने लायक है और जिसके बारे में सहमति बनी है। उन लोगों से ये अनुरोध भी किया गया है कि आप अपने स्ट्राइक को अब समाप्त कर लें और जो भी निर्णय हुआ है उसका क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी हो जाए। कुछ एक मामले ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल तक जाएगा, कैबिनेट में। आपको बता दें कि प्रदेश के वनकर्मी पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस दौरान राज्य के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसमें सर्वाधिक बस्तर और सरगुजा संभाग के जंगलों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारतीय खाद्य निगम देश भर में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत लैब्स बना रहा है। भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि राजिम डिपो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि देश भर में बनने वाली इन उन्नत लैब्स में से एक लैब छत्तीसगढ़ में भी बनाई जा रही है। इसके बाद यहाँ की भी गुणवत्ता और मानक की दृष्टि से हम काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हमारे यहाँ पे कोई भी बगैर पोषण के ना रह जाए, उसी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड राइस का आरंभ किया गया, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिक्स किया जाता है। उससे फोर्टिफाइड राइस बनता है। उसकी 1% मात्रा नॉर्मल राइस में मिलाई जाती है, जिससे हमारा पोषण पूरा हो सके और उसमें पोषित राइस हम बांट सके। उसी की जांच के लिए फोर्टिफाइड राइस और बाकी अनाज की जांच के लिए FCI ने मॉडर्नाइजेशन किया है। एक मॉडर्न लैब एडवांस इंटरनेशनल लेवल की हमने गुड़गांव में अभी बनाई है और आने वाले समय में हर जोन में एक लैब होगी। उसी वेस्ट जोन के लिए जो हमारा वेस्टर्न कंट्री है, उसकी मॉडर्न लैब हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में बन रही है, जो कि हमारे रीजनल ऑफिस कैंपस में ही बन रही है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय में वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो उस मॉडर्न लैब से हमारे सभी फूड टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जिसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अगर कोई कमी होती है तो हम तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं और गुणवत्ता बना के रख सकते हैं अनाज की। स्थापित की जा रही इन उन्नत लैब्स के संबंध में महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लैब NABL द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। उन्होंने बताया कि निगम गुणवत्ता जांच प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रिंटिंग सुविधा के साथ ही सटीक डिजिटल नमी मीटर का इस्तेमाल भी अब करने जा रहा है। युवाओं को आज़ादी के नायकों से परिचित कराने और उससे जुड़ी यादों को संजोने के लिए देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के दौरान देश भर में विभिन्न विधाओं में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शिल्प कला पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। BSP के अधिशासी निदेशक के सिंह ने कहा कि ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की शिल्प कला भिलाई में पहली बार लगाई गई है। 8 दिवसीय इस शिल्प कला में देश भर से 20 कलाकार आज़ादी के महानायकों की प्रतिमा बना रहे हैं। इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के उत्सव में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और यहाँ पे ये कार्यशाला ललित कला अकादमी के माध्यम से की जा रही है, जिसमें सारे हमारे शिल्पकारों की भागीदारी दिखाई जा रही है और शिल्पकार यहाँ भारत के कोने कोने से आकर एक साथ रहकर यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे स्वतंत्रता से संबंधित जितने लोग हैं, जितनी घटनाएं हैं, उन पे आधारित शिल्प कला का निर्माण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश भर से आए शिल्पकार लोगों को शिल्प कला का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का कहना है कि उन्हें कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों की शिल्प कला एक जगह सीखने को मिल रही है। यहाँ पे कई कलाकार आए हैं जो अलग अलग जगह से हैं, तो इनसे सीखने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें मिल रही है। हर कलाकार अपनी एक नई कलाकृति निकालता है। किसी की टेक्सचर्स अलग होते हैं, कोई अपना संस्कृति के हिसाब से काम करता है, तो हमें हर कलाकार से नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आज इस कार्यशाला का अंतिम दिवस है और यहाँ पर कार्यशाला में जो मूर्तियाँ तैयार की जाएंगी उन्हें देश के पहले अमृत महोत्सव गार्डन में सजाया जाएगा और ये गार्डन भिलाई में बनकर तैयार होगा। कबीरधाम जिले में आज से 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव की शुरुआत में बैगा जनजाति के लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस बार महोत्सव में प्रदेश के कलाकारों को भी महत्व देते हुए मंच प्रदान किया गया है। इस महोत्सव के दौरान लोक कला और संस्कृति पर आधारित गीत, बैगा नृत्य, कर्मा नृत्य, बांस गीत, राम भजन, शिव आराधना सहित अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
गौरतलब है कि कोविड संक्रमण के बाद पिछले 2 वर्षों के बाद वर्ष 2022 में 26 भोरमदेव महोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रतिवर्ष प्राचीनतम काल से प्रत्येक वर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन होली के बाद 13 और 14 की तिथि में होता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।